वेलकम टू एग्जाम सहपाठी। आज के इस क्लास में हम लोग हिस्ट्री का अपना प्रैक्टिस सेट 9 कर रहे हैं। ये आपके यूपी ट्रिपल एस सी पेट के एग्जाम्स के सिलेबस के क्रम में आपका अगला टॉपिक कौन सा है? सल्तनत काल। ठीक है ना, तो इसके क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे। अगर आप यहाँ पे पहली बार आए हैं तो यूट्यूब पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। भारत में गुलाम वंश की नींव किसने डाली? तो गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। मोहम्मद गोरी, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश या फिर बलबन ने? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है ना, कुतुबुद्दीन ऐबक जो था ये मोहम्मद गोरी का गुलाम था, इसीलिए जो है ये इसने जिस वंश की स्थापना की उसका नाम क्या रखा गया? गुलाम वंश वंश को कहा गया। ठीक है, और गुलाम वंश की स्थापना के साथ ही दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है। किस सन में जो है गुलाम वंश की स्थापना की गई थी? तो 1206 ईस्वी में। ठीक है ना, कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना करी। ठीक है, और यहीं से जो है आपकी दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होती है, यानी कि सल्तनत काल की शुरुआत होती है गुलाम वंश के साथ ही। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी क्या थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना तो की, लेकिन इसने ये आपके दिल्ली से शासन नहीं करता था। ठीक है ना, इसने अपनी राजधानी किसे बनाई थी? तो इसकी राजधानी थी लाहौर। तो ये लाहौर से ही शासन करता था, और लाहौर में ही ये जो है इसकी क्या थी, इसका मकबरा भी जो है लाहौर में ही स्थित है। ठीक है ना, तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना तो की, लेकिन दिल्ली से जो है ये आपका शासन नहीं करता था। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। इसकी राजधानी थी लाहौर। ठीक है ना, और इसका मकबरा भी आपसे पूछा जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा कहाँ है? तो इसका मकबरा भी आपके लाहौर में स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, निम्नलिखित में से किस उसकी दानशीलता के लिए लाख बख्श की उपाधि दी गई? तो किसे जो है दानशीलता के लिए लाख बख्श की उपाधि दी गई? तो लाख बख्श की उपाधि दी गई थी कुतुबुद्दीन ऐबक को। ठीक है ना, तो कुतुबुद्दीन ऐबक आप याद रखना, कुतुबुद्दीन ऐबक को ही लाख बख्श की उपाधि दी गई थी। अर्थात लाख बख्श का अर्थ होता है लाखों का दान करने वाला। ठीक है ना, तो लाख बख्श की उपाधि कुतुबुद्दीन ऐबक। इसके अलावा एक और उपाधि आप याद रखना कि कुरान ख्वां की उपाधि भी किसके पास थी? तो वो भी आपकी कुतुबुद्दीन ऐबक के पास थी। तो लाख बख्श आपसे कई बार पूछा गया है, हो सकता है कुरान ख्वां भी पूछा जाए। ठीक है, तो कुरान ख्वां की उपाधि भी कुतुबुद्दीन ऐबक के पास थी। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, निम्नलिखित इमारतों में से किसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था? अढ़ाई दिन का झोपड़ा, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, कुतुब मीनार या फिर उपरोक्त सभी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये आपका उपरोक्त सभी होगा, क्योंकि इन तीनों का निर्माण किसने कराया था? तो ये कराया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है ना, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है इन सब का निर्माण कराया, और जो सबसे पहला निर्माण था इसका वो कौन सा था? वो आपका कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद था। ठीक है ना, तो अढ़ाई दिन का झोपड़ा हो गया, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद और कुतुब मीनार, इन सब का निर्माण किसने कराया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, भारत में तुर्कों द्वारा निर्मित प्रथम मस्जिद कौन सी थी? तो तुर्क यानी कि आपके ये गुलाम वंश के थे, कुतुबुद्दीन ऐबक था, ये क्या था? ये भी आपका तुर्क ही था। ठीक है ना, तो तुर्क ही था। और ये किस जाति के तुर्क थे ये भी आपसे पूछा जाता है। तो ये मामुलुक जाति के तुर्क थे। ठीक है ना, ये याद रखना कि मामुलुक जात के तुर्क थे, और गुलाम वंश को मामुलुक वंश भी कहा जाता है। ठीक है, तो तुर्कों द्वारा निर्मित प्रथम मस्जिद कौन थी? अभी आपको बताया गया कि सबसे पहली मस्जिद उसने कौन सी बनवाई थी? कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद बनवाई थी। ठीक है ना, तो ये जो कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद है यही तुर्कों के द्वारा निर्मित प्रथम मस्जिद है भारत में। तो यहाँ याद रखना कि ये प्रथम मस्जिद नहीं है, ये प्रथम मस्जिद जो तुर्कों ने बनवाई थी उसकी बात हो रही है। ओके, तो कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद ये भारत में तुर्कों द्वारा निर्मित प्रथम मस्जिद थी, और जो कहाँ पे स्थित है? तो कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद आपके दिल्ली में स्थित है। ठीक है ना, अगला हमारा है, गुलाम वंश के शासकों में सबसे महान शासक किसे माना जाता है? तो गुलाम वंश के जो शासक हुए हैं, स्थापना किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन जो सबसे महान शासक माना जाता है वो माना जाता है आपका इल्तुतमिश। ठीक है ना, तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इल्तुतमिश शासक बना था। इल्तुतमिश को सबसे महान शासक माना जाता है, और इसी को माना जाता है कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो वास्तविक संस्थापक आपका इसी को माना जाता है, किसको? इल्तुतमिश। देखिए, अगर आपसे पूछा जाएगा कि गुलाम वंश की स्थापना या फिर दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। लेकिन वास्तविक संस्थापक अगर आपसे पूछा जाए, वास्तविक वर्ड आपसे जुड़ा हो, तो वो आपका इल्तुतमिश आंसर होगा। ठीक है ना, तो याद रखेंगे इस बात को। तो ये देखिए यहाँ पे, इल्तुतमिश 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद शमसुद्दीन इल्तुतमिश के नाम से दिल्ली का सुल्तान बना। ठीक है ना,
तो याद रखना कि 1206 ईस्वी में स्थापना हुई थी जो है आपका गुलाम वंश की, कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, और उसकी मृत्यु हो गई 1210 में। और 1210 में इल्तुतमिश जो है शमसुद्दीन इल्तुतमिश के नाम से दिल्ली का सुल्तान बन गया। इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता था। अब इसको याद रखना कि गुलामों का गुलाम क्यों कहा जाता था। अभी आपको बताया गया कि कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था, तो मोहम्मद गोरी का गुलाम था, ठीक है ना। और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम कौन था, तो वो था इल्तुतमिश, ठीक है ना। तो इसीलिए इसको गुलामों का गुलाम कहा जाता था। इल्तुतमिश किस जाति का तुर्क था, तो ये आपका इलबरी जाति का तुर्क था। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इल्तुतमिश किस जाति का तुर्क था, इलबरी जाति का तुर्क था, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा है, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम सुल्तान की पदवी धारण की थी, कुतुबुद्दीन ऐबक, आराम शाह, रजिया सुल्तान या फिर इल्तुतमिश। तो इसका भी आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसका भी आंसर होगा आपका इल्तुतमिश, ठीक है ना। तो सबसे पहले सुल्तान की पदवी धारण की थी इल्तुतमिश ने, ठीक है। तो दिल्ली का सुल्तान बना था ये इल्तुतमिश। सुल्तान की पदवी भी धारण की थी सबसे पहले कौन, इल्तुतमिश ने। तो इल्तुतमिश ने सुल्तान की उपाधि कहाँ से प्राप्त की, तो सुल्तान की जो उपाधि थी ये बगदाद के खलीफा से इसने प्राप्त की थी इल्तुतमिश ने, ठीक है ना। और इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। देखिए यहाँ पे लिखा भी गया, आपको याद रखना है, ठीक है ना। सुल्तान बनने से पहले वह कहाँ का सूबेदार था, ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है। तो इल्तुतमिश जो है ये सुल्तान बनने से पहले बदायूं का सूबेदार था, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश का एग्जाम है, उत्तर प्रदेश से संबंधित तथ्य पूछे जा सकते हैं। तो सुल्तान बनने से पहले इल्तुतमिश बदायूं का सूबेदार था। इसे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहते थे हैं। और सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम सल्तनत काल का जो राजा था वो कौन था, वो आपका इल्तुतमिश ही था। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने इक्ता प्रथा की शुरुआत की थी, तो इक्ता प्रथा की शुरुआत किसने की थी, बलबन ने, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश या फिर अलाउद्दीन खिलजी। तो इसकी जो इक्ता प्रथा थी इसकी शुरुआत किसने की थी, तो इक्ता प्रथा की शुरुआत भी की थी इल्तुतमिश ने ही, ठीक है ना। इक्ता प्रथा होती क्या थी, इक्ता प्रथा ये प्रथा थी कि जिसमें जो है जो सैनिक होते थे, ठीक है ना, सैनिकों या फिर जो अन्य पदाधिकारी होते थे उनको वेतन नहीं दिया जाता था, ठीक है ना। वेतन ना दे करके उनको क्या दे दिया जाता था, उनको भूमि के कुछ अवशेष दे दिए जाते थे, उस पर से वो लगान वसूलते थे, वही उनका वेतन होता था, ठीक है ना। तो इक्ता प्रथा यही थी कि वेतन के बदले भूमि के विशेष खंडों से राजस्व वसूलने का अधिकार प्रदान किया जाता था, ठीक है। यही आपकी इक्ता प्रथा थी। इल्तुतमिश ने जो है सैनिकों को वेतन नहीं दिया बल्कि उनको भूमि प्रदान कर दी ताकि वहाँ से वो राजस्व वसूल कर सकें। ओके। दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठने वाली प्रथम मुस्लिम शासिका कौन थी, तो मुस्लिम महिला शासिका की बात हो रही है, मुस्लिम महिला शासक। तो ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना। इसका जो सही आंसर हो गया वो हो गया आपका रजिया सुल्तान, ठीक है। तो ये आपके इल्तुतमिश के बाद जो है कौन बैठा था, इल्तुतमिश के बाद जो है गद्दी पे बैठी थी कौन, रजिया सुल्तान। कब, 1236 ईस्वी में, ठीक है। अभी आपको बताया गया 1206 में जो है क्या हुआ, स्थापना हुई गुलाम वंश की। 1210 में जो है कुतुबुद्दीन की मृत्यु हुई और इल्तुतमिश गद्दी पे बैठा। उसके बाद 1200 जो है 36 में कौन गद्दी पे बैठा, तो वो आपकी रजिया सुल्तान गद्दी पर बैठती है, ठीक है ना। तो ये आप याद रखना है, रजिया सुल्तान, और 1236 से 1240 तक, ठीक है। 1236 से 40 तक इसका शासन रहा और ये आपकी प्रथम मुस्लिम महिला शासिका थी मध्यकालीन भारत की। तुर्कान ए चहलगानी की शुरुआत का संबंध किस तुर्की शासक से था, यानी कि तुर्कान ए चहलगामी की शुरुआत जो है किसने की थी, तो ये आपके कौन सा तुर्की शासक था, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, नसरुद्दीन महमूद या फिर बलबन। तो याद रखना कि तुर्कान ए चहलगानी की शुरुआत भी किसने की थी, ये आपके इल्तुतमिश ने ही की थी। अभी आपको बताया गया कि इक्ता प्रथा की शुरुआत किसने की थी, यानी कि सैनिकों को वेतन के स्थान पर भूमि प्रदान करना, तो ये भी स्टार्ट किया गया था इल्तुतमिश के द्वारा। अब तुर्कान ए चहलगानी जो है ये 40 जो है तुर्क सरदारों का समूह था, ठीक है ना, प्रशासनिक कार्यों पर नियंत्रण रखने के लिए। और इसकी भी शुरुआत किसने की थी, तो इसकी भी शुरुआत की थी इल्तुतमिश ने। तो तुर्कान ए चहलगानी 40 जो है 40 लोग इसमें शामिल होते थे और वो सारे आपके तुर्की जो है सरदार होते थे, ठीक है ना। प्रशासनिक कार्यों पर नियंत्रण रखने के लिए इनका प्रयोग किया गया। तुर्कान ए चहलगानी स्टार्ट किसने किया, तो ये किया इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट हमारा है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने तुर्कान ए चहलगामी का दमन किया, ठीक है। तो अभी आपको बताया गया कि तुर्कान ए चहलगामी स्टार्ट किसने किया, तो इल्तुतमिश ने स्टार्ट किया था। अब आपसे पूछा गया कि दमन किसने किया, तो दमन किसने किया था, वो था आपका बलबन, ठीक है ना।
तो बलबन ने तुर्कान चहलगामी का क्या किया, दमन किया था। तो इसका सही आंसर होगा बलबन ने तुर्कान चहलगामी का दमन किया था। ठीक है ना। इसके अलावा जो है कुछ और तथ्य आप बलबन से संबंधित याद रखेंगे। गयासुद्दीन बलबन ने, तो बलबन का पूरा नाम भी याद रखेंगे आप, गयासुद्दीन बलबन। ठीक है। इसने इल्तुतमिश द्वारा गठित तुर्कान ए चहलगामी का दमन किया था। तो तुर्कान ए चहलगामी स्टार्ट किया गया तो इल्तुतमिश के द्वारा, दमन किया गया बलबन के द्वारा। बलबन भी इल्तुतमिश की भांति इलबरी जाति का तुर्क था। उसने उलूग खां और ज़िल्ले इलाही की उपाधि धारण की थी। ठीक है ना। तो ये दो उपाधियां भी आपसे पूछी जाती हैं बलबन से संबंधित, ये दो उपाधियां आपसे पूछी जाती हैं। एक तो आपकी उलूग खां की उपाधि किसने धारण की थी, बलबन ने धारण की थी। इसके अलावा ज़िल्ले इलाही की उपाधि भी किसने धारण की थी, तो ये भी आपके बलबन ने धारण की थी। तो ये दोनों उपाधियां आप याद रखना, बलबन से संबंधित। ठीक है ना। और इसने ही तुर्कान चहलगामी का दमन किया था। चांदी का टंका और तांबे का जीतल किसने प्रारंभ किया था, तो इसमें जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका ये है कि टंका जो है ये किस चीज़ से निर्मित था, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो ये चांदी का होता है। ठीक है ना। और जीतल जो है ये किसका होता है, तो ये आपका तांबे का होता है। तो चांदी का टंका और तांबे का जीतल ये किसने प्रारंभ किया था, इल्तुतमिश ने, कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन या फिर अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका जो सही आंसर हो गया तो ये भी आपका इल्तुतमिश ही है। ठीक है। तो चांदी का टंका और तांबे का जीतल जो है ये क्या थे, आपके सिक्के थे। ठीक है। तो ये सिक्के जो है किसने प्रारंभ किए थे, तो ये आपके इल्तुतमिश ने प्रारंभ किए थे। तो जो चांदी के सिक्के थे उनको टंका कहा जाता था, जो तांबे के सिक्के थे उनको क्या कहा जाता था, जीतल। ठीक है। और इन सिक्कों पर शुद्ध अरबी लिपि का प्रयोग किया गया था इल्तुतमिश के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा है, बलबन किस लिए प्रसिद्ध था। ठीक है ना। तो बलबन प्रसिद्ध था अपने कौन कौन से कार्य के लिए, रक्त और लौह की नीति के लिए। तो ये आपका सही है, क्योंकि रक्त आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि रक्त और लौह की नीति किसने अपनाई थी, तो ये अपनाई थी बलबन ने। ठीक है ना। तो इसके लिए प्रसिद्ध था। इसके अलावा इसने सिजदा और पैबोस प्रथा को भी लागू किया था। तो सिजदा और पैबोस प्रथा किसने लागू की थी, तो सिजदा और पैबोस प्रथा भी लागू किया था बलबन के द्वारा। ईरानी त्यौहार नवरोज को प्रारंभ करने का जो है श्रेय किसको जाता है, तो ईरानी त्यौहार नवरोज को प्रारंभ किया था किसने, तो बलबन ने ही प्रारंभ किया था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी। ठीक है ना। यानी कि रक्त और लौह की नीति भी अपनाई थी बलबन ने, सिजदा और पैबोस प्रथा भी लागू किया, और ईरानी त्यौहार नवरोज को भी किसने प्रारंभ किया। ये तीनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बलबन से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मैंने इन तीनों को एक ही में शामिल किया है, तो आप तीनों याद रखेंगे। ओके। नवरोज को किसने प्रारंभ किया, बलबन ने प्रारंभ किया। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने स्वयं को सिकंदर ए सानी घोषित किया था। सिकंदर ए सानी का अर्थ है कि द्वितीय सिकंदर, यानी कि दूसरा सिकंदर जो है, किसने अपने आप को दूसरा सिकंदर जो है घोषित किया था, बलबन ने, कैकुबाद ने, अलाउद्दीन खिलजी या फिर फिरोज तुगलक। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है ना। तो अलाउद्दीन खिलजी ने स्वयं को सिकंदर ए सानी जो है घोषित किया था, यानी कि द्वितीय सिकंदर जो है अपने आप को ये कहता था। ठीक। तो इसका जो सही आंसर हो गया, अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर सानी या फिर द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बाजार नियंत्रण प्रणाली और सार्वजनिक वितरण प्रणाली ये किस शासक की देन है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। आपसे हमेशा पूछा जाता है अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित कि बाजार नियंत्रण प्रणाली जो है ये किसके द्वारा लागू की गई थी, तो ये लागू की गई थी आपका अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। ठीक है ना। तो इसका आंसर आप याद रखेंगे, बाजार नियंत्रण प्रणाली, सार्वजनिक वितरण प्रणाली किस शासक की देन है, तो ये आपके अलाउद्दीन खिलजी की देन है। अब देखिए यहाँ पे आपको एक पॉइंट बता रहा हूँ कि अलाउद्दीन खिलजी अपने सेना को नगद वेतन देता था। ठीक है ना। तो अपने सेना को नगद वेतन कौन देता था, अलाउद्दीन खिलजी। अभी आपको इसके पहले क्या बताया गया कि जब इल्तुतमिश था तो उसने एक प्रथा स्टार्ट की थी जिसका नाम क्या था, इक्ता प्रथा। ठीक है ना। उसमें वो वेतन नहीं देता था, वेतन नहीं देता था, उनके स्थान पे लोगों को, जो आपके सैनिक और पदाधिकारी थे, उनको ज़मीन की कुछ भूखंड दे देता था कि आप यहाँ से राजस्व वसूल करो, वही आपका वेतन है। ठीक है। तो ये एकता प्रथा थी। तो अब देखिए अलाउद्दीन खिलजी क्या कर रहा है, अपने सेना को नगद वेतन दे रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा कि दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने इक्ता प्रथा को समाप्त किया था। तो इक्ता प्रथा को किसने समाप्त किया, तो इसका भी आंसर अब आप आसानी से दे लेंगे, क्योंकि वेतन कौन दे रहा है, तो वो दे रहा है अलाउद्दीन खिलजी। तो इक्ता प्रथा को किसने समाप्त किया, अलाउद्दीन खिलजी ने समाप्त किया था। इसके पहले आपकी इक्ता प्रथा इल्तुतमिश ने स्टार्ट की थी, जो अब तक चल रही थी अलाउद्दीन खिलजी के समय तक। अलाउद्दीन खिलजी ने इक्ता प्रथा को समाप्त किया
और इसने जो है सैनिकों को भूमि के स्थान पे क्या देना स्टार्ट किया, नगद वेतन देना स्टार्ट किया। ओके, तो इक्ता प्रथा किसने समाप्त किया, तो ये समाप्त किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। तो अभी आपको बताना है कि अभी एक और प्रथा थी तुर्कान चहलगामी, तो तुर्कान चहलगामी को किसने समाप्त किया था, ये आप लोग कमेंट करके बताना, ठीक है ना। स्टार्ट तो इल्तुतमिश ने किया था, लेकिन समाप्त किसने किया तुर्कान चहलगामी को, ये आप कमेंट करके बताना। तो यहाँ पे देखिए अलाउद्दीन खिलजी ने इल्तुतमिश द्वारा प्रारंभ इक्ता प्रथा को समाप्त कर दिया और सैनिकों को नगद वेतन देना शुरू किया था, ठीक है ना। तो सैनिकों को नगद वेतन देना स्टार्ट किया इक्ता प्रथा को समाप्त करके। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने स्वयं को खलीफा घोषित किया था। तो कौन सा ऐसा सुल्तान था जो स्वयं को खलीफा घोषित कर लिया था, ये खलीफा को जो है नहीं मानता था, ठीक है ना, इसने स्वयं को ही खलीफा घोषित कर लिया। बलबम, या फिर अलाउद्दीन खिलजी, या फिर मुबारक शाह खिलजी, या फिर मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसका जो सही आंसर हो गया वो हो गया आपका मुबारक शाह खिलजी। तो मुबारक शाह खिलजी ने स्वयं को ही खलीफा घोषित किया था। ये अलग अलग एग्ज़ाम में, छोटे से बड़े एग्ज़ाम तक कई बार पूछा गया है, तो आप याद रखना। इसके अलावा मुबारक शाह खिलजी ने जो देवगिरी स्थान है तेलंगाना में, उसका नाम क्या रखा था, उसका नाम कुतबाबाद रखा था, ठीक है ना। तो मुबारक शाह खिलजी ने देवगिरी का नाम क्या रखा, कुतबाबाद रखा था। नेक्स्ट हमारा है, घोड़ों को दागने और सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा किसने प्रारंभ किया। तो घोड़ों को दागने की प्रथा, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। और सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा ये प्रारंभ की गई थी इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी या फिर फिरोज शाह तुगलक। तो इसका सही आंसर है अलाउद्दीन खिलजी ने जो है स्टार्ट किया था घोड़ों को दागने की प्रथा और सैनिकों की हुलिया लिखने की प्रथा, ठीक है। इसके अलावा एक दो पॉइंट आप याद रख लेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी के समय में जो सेना की भर्ती होती थी वो कौन करता था, तो वो आरिज ए मुमालिक करता था, ठीक है ना। और ज़कात क्या था, तो ज़कात केवल मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर था, ठीक है ना। तो ये आपका ज़कात किससे लिया जाता था, केवल मुसलमानों से लिया जाता था। और जो आपका जजिया कर था, तो जजिया कर किससे लिया जाता था, ये आपके हिंदू पुरुषों से लिया जाता था जजिया कर, ठीक है। और ज़कात केवल मुसलमानों से लिए जाने वाला धार्मिक कर था। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, अलाई दरवाज़ा और हजार सितून महल किसके द्वारा बनवाया गया। तो अलाई दरवाज़ा, हजार सितून महल, इसके अलावा आप हौज खास याद रखना, ठीक है ना। ये सब किसके द्वारा बनवाया गया, तो ये सब बनवाया गया था आपके अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, ठीक है ना। तो अलाउद्दीन खिलजी ने ये बनवाए थे। तो ये आपके हजार सितून महल और आपके कौन सा था, अलाई दरवाज़ा किसने बनवाया, तो ये बनवाया था आपके अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है ना। तो हजार सितून का मतलब क्या है, हज़ार खम्भों वाला महल, ठीक है ना। और अलाई दरवाज़ा आपका कहाँ तक जाने के लिए था, तो अलाई दरवाज़ा जो है, जो कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद अभी आपको बताया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई थी, वहाँ तक जाने के लिए ये आपका एक दरवाज़ा था, ठीक है ना। एक रास्ते के सामने ये दरवाज़ा बनवाया गया था, अलाई दरवाज़ा, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद तक पहुँचने के लिए, ठीक है। किसने निर्माण कराया था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने। क्वेश्चन नंबर 20 आपका इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो है आपको क्रम याद रखना है और क्रम हमेशा आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। निम्नलिखित में से कौन गुलाम वंश के वंशजों का व्यवस्थित क्रम है। तो गुलाम वंश नहीं सॉरी, सल्तनत काल के वंशजों का व्यवस्थित क्रम है। तो सल्तनत काल में जो है आपके कौन कौन से वंश हुए, एक लाइन से आपको बताना है, गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोदी, ठीक है ना। तो ये आपका सही क्रम है। तो याद रखना, सबसे पहले आपका गुलाम वंश आया जी, फिर उसके बाद आपका खिलजी वंश आया, फिर उसके बाद आपका तुगलक वंश आया, उसके बाद सैयद आया और आपका लोदी आया, ठीक है ना। तो इसको आप जीके टीएसएल जो है याद रख लेंगे, 3-4 बात आप इसको देखें बोलेंगे अपने मुंह में तो आपको याद हो जाएगा। जीके टीएसएल, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश, ठीक है ना। तो ये आपके किसके क्रम हैं, तो ये आपके सल्तनत काल के जो वंश हुए थे, सल्तनत काल में ये सारे वंश हुए थे, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश, ये सभी आपके सल्तनत काल के अंतर्गत आते हैं। तो इन सभी को आपको पढ़ना है। अभी हमारा ये क्वेश्चन नंबर 20 है, ठीक है। तो इसके बाद के और 20 क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में करेंगे, ओके। तो ये हमारा 2 पार्ट में कंप्लीट होगा सल्तनत वंश, सल्तनत काल। तो इसमें आप देख लेंगे कौन कौन से पहले वंश थे, कब से कब तक है, ये आपको ये पूछा जाता है। तो गुलाम वंश 1206 से 1210 ईस्वी तक आपको बताया गया था, ठीक है। 1210 नहीं, यहाँ पे 1290 होगा, ठीक है ना। तो 1290 तक, ठीक है। गुलाम वंश 1206 से 1290, और उसके बाद खिलजी वंश आता है 1290 से 1320 तक। फिर उसके बाद आपका तुगलक वंश आता है 1320 से 1412 तक। फिर आपका सैयद वंश आता है
1414 से 1451 ईस्वी तक। फिर लोधी वंश आता है 1451 से 1526 और यहाँ पे पानीपत की लड़ाई होती है और मुगल वंश की स्थापना होती है। ठीक है, सल्तनत काल समाप्त हो जाता है, मुगल वंश आ जाता है, मुगल काल। ओके, तो ये हमारे जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चंस थे। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आए होंगे। तो आप क्या करेंगे, वीडियो को आप अपने दोस्तों तक शेयर कर देंगे, ठीक है ना। और वीडियो आप यहाँ तक देख रहे होंगे तो आप इसको लाइक भी कर चुके होंगे। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है ना। वीडियो आप शेयर ज़रूर कर दिया कीजिए जो भी इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों। ओके।